कहानी की शुरुआत इजिप्ट के प्राचीन शहर असवान से होती है, जहां एक खुशहाल परिवार कार में सफर करते हुए नजर आता है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है। पिता बच्चों के साथ हंसते मुस्कुराते हैं, लेकिन माँ के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी साफ दिखाई देती है, जैसे उसे पहले से महसूस हो कि उनके साथ कुछ भयानक होने वाला है। जब परिवार अपने घर पहुँचता है तो सबसे पहले उनकी नजर अपने पालतू पक्षी पर पड़ती है, जो रहस्यमयी तरीके से मरा हुआ मिलता है। यह देखकर पूरे घर का माहौल अचानक डरावना हो जाता है। सच्चाई जानने के लिए पति पत्नी घर के नीचे बने पुराने बेसमेंट में उतरते हैं। वहां उन्हें एक रहस्यमयी काले रंग की संरचना दिखाई देती है, जो किसी छोटे पिरामिड जैसी लगती है। ऐसा लगता है मानो उनका पूरा घर किसी प्राचीन और दबे हुए मकबरे के ऊपर बना हो। जिज्ञासा और डर के बीच वे उस संरचना के भीतर जाते हैं, जहाँ उन्हें काले बेसाल्ट पत्थर से बना एक विशाल सैक्रोफेगस दिखाई देता है। ये कोई साधारण ताबूत नहीं होता, बल्कि उन शक्तिशाली लोगों के लिए बनाया जाता था जिन्हें सदियों तक सुरक्षित रखने के लिए दफनाया जाता था। भारी मशीनों की मदद से उस पत्थर के ताबूत को खोला जाता है, और जैसे ही उसका ढक्कन हटता है, अंदर एक प्राचीन मम्मी दिखाई देती है। कुछ पल के लिए उनको राहत मिलती है, क्योंकि वह पूरी तरह निर्जीव लगती है। लेकिन तभी अचानक वो मम्मी जाग जाती है। अगले ही सेकंड वहाँ मौजूद वातावरण पूरी तरह बदल जाता है। कमरे में रखी भारी लोहे की चेन अचानक अपने आप हरकत करने लगती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, उन्हीं जंजीरों में से एक तेजी से उछलकर आदमी के चेहरे में धंस जाती है और उसे हवा में लटका देती है। कुछ ही पलों में उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। यहीं से साफ हो जाता है कि उन्होंने सिर्फ एक ताबूत नहीं खोला, बल्कि सदियों पुरानी किसी दुष्ट शक्ति को आजाद कर दिया है। इसके बाद कहानी इजिप्ट की राजधानी काहिरा पहुंचती है। यहाँ हमारी मुलाकात चार्ली कैनन से होती है, जो पेशे से एक टीवी इन्वेस्टिगेटर है। वह अपनी पत्नी लरिसा और 2 बच्चों केटी और सेबेस्टियन के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है। लरिसा एक बार फिर माँ बनने वाली होती है, इसलिए पूरा परिवार आने वाले नए सदस्य को लेकर उत्साहित है। चार्ली और उसकी बेटी केटी के बीच खास रिश्ता होता है। दोनों अक्सर मॉर्स कोड के जरिए एक दूसरे से बातें करते हैं, लेकिन इस परिवार की खुशियां ज्यादा देर तक नहीं टिकती। एक दिन लरिसा घर से बाहर होती है और चार्ली अकेले बच्चों का ध्यान रख रहा होता है। इसी दौरान केटी खेलने के लिए घर के गार्डन में चली जाती है। वहाँ बगीचे की टूटी हुई बाड़ के पास एक रहस्यमयी महिला उससे बात करती नजर आती है। केटी उस महिला से डरती नहीं, बल्कि उसे अच्छी तरह जानती हुई लगती है। महिला खुद को जादूगरनी बताती है, फिर वह उसे चॉकलेट देती है और थोड़ी देर बाद एक लाल सेब उसके हाथ में थमा देती है, यह कहते हुए कि यह किसी भी चॉकलेट से ज्यादा मीठा है। लेकिन जैसे ही केटी उस सेब को पकड़ती है, उसके अंदर से एक डरावना कीड़ा निकलता है और सीधे उसके मुंह में घुस जाता है। केटी का अचानक दम घुटने लगता है। उसी समय घर के अंदर चार्ली को एक अलमारी में बिल्कुल वैसी ही चॉकलेट्स के कई खाली रैपर मिलते हैं। इससे उसे एहसास होता है कि कोई अजनबी काफी समय से उसकी बेटी से संपर्क कर रहा था। घबराकर वह तुरंत बाहर भागता है, लेकिन गार्डन में पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। केटी वहां से गायब हो चुकी होती है। चार्ली दूर एक महिला को एक बच्ची को लेकर भागते हुए देखता है और पूरी ताकत से उसका पीछा करता है। लेकिन तभी अचानक पूरे शहर में भयंकर रेतीला तूफान उठ खड़ा होता है। धूल का गुब्बार सब कुछ ढक देता है और वह महिला चार्ली की आंखों के सामने गायब हो जाती है। अपनी बेटी को बचाने में असफल चार्ली पूरी तरह टूट जाता है। इसके बाद अगला दृश्य पुलिस स्टेशन का होता है, जहाँ चार्ली और लरिसा अपनी बेटी के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुँचते हैं। लेकिन मदद मिलने के बजाय उन्हें शक की नजर से देखा जाता है। सीनियर डिटेक्टिव को लगता है कि शायद इस मासूम बच्ची के गायब होने के पीछे खुद उसके माता पिता का हाथ है। तो चार्ली का गुस्सा फूट पड़ता है। अपनी बेटी को खोने का दर्द पहले से ही उसे तोड़ चुका होता है, और अब उस पर लगाए गए आरोप उसके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा महसूस होते हैं। इसी दौरान एक और डिटेक्टिव सामने आती है, डालिया जाकी। उसकी नजरों में चार्ली और लरिसा दोषी नहीं, बल्कि टूटे हुए माता पिता होते हैं। हालांकि वह उस समय ज्यादा कुछ नहीं कर पाती, लेकिन साफ हो जाता है कि वह इस मामले को गंभीरता से ले रही है। लेकिन पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद केटी का कोई सुराग नहीं मिलता, और देखते ही देखते 8 साल गुजर जाते हैं। समय बीतता है, लेकिन इस परिवार के लिए सब कुछ वहीं थमा रह जाता है जहां उनकी बेटी उनसे छिन गई थी। अब चार्ली और लरिसा अपने बेटे सेबेस्टियन और छोटी बेटी मैडी के साथ एल्बुकर्की में रहते हैं। उनके साथ लरिसा की माँ कार्मिन भी रहती है, जो बेहद धार्मिक और कट्टर कैथोलिक महिला होती है। ऊपर से देखने पर परिवार सामान्य जिंदगी जीता नजर आता है, लेकिन अंदर ही अंदर केटी की याद अब भी हर पल उनका पीछा करती रहती है। इसी बीच कहानी एक रहस्यमयी मोड़ लेती है। रेगिस्तान के बीच एक आदमी अपनी साइकिल की चेन ठीक कर रहा होता है कि तभी अचानक आसमान से एक छोटा विमान क्रैश हो जाता है। वह दौड़कर दुर्घटना स्थल तक पहुंचता है। वहां दोनों पायलट मृत पड़े होते हैं, लेकिन असली हैरानी तब होती है जब मलबे के बीच वही काले पत्थर का सैक्रोफेगस दिखाई देता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा सालों पहले इजिप्ट में मिला था। यह खबर तुरंत अधिकारियों तक पहुंचती है। 2 साइंटिस्ट उस ताबूत को अपनी लैब में ले जाकर खोलते हैं। अंदर एक छोटा
छोटे बच्चे की मम्मी जैसी आकृति दिखाई देती है। जैसे ही वे उसके ऊपर लिपटी परतें हटाते हैं, वह आकृति अचानक सांस लेने लगती है। कुछ ही पलों में सबको समझ आ जाता है कि यह कोई मम्मी नहीं बल्कि एक जीवित बच्ची है, जिसे प्राचीन तरीके से लपेटकर इस ताबूत में बंद किया गया था। और जब उसका चेहरा पूरी तरह सामने आता है तो हर कोई शॉक में रह जाता है। वह बच्ची और कोई नहीं बल्कि 8 साल पहले गायब हुई केटी होती है। जैसे ही यह खबर चार्ली तक पहुंचती है, उसकी दुनिया बदल जाती है। 8 साल बाद उसकी बेटी वापस मिल चुकी होती है। चार्ली और लरिसा बिना समय गंवाए उससे मिलने पहुंचते हैं। डॉक्टर उन्हें पहले ही चेतावनी देते हैं कि केटी अब पहले जैसी नहीं रही। वह मानसिक रूप से टूट चुकी है, बोलती नहीं और कभी कभी खुद को नुकसान पहुंचाने लगती है। इसलिए उसे अधिकतर समय दवाओं के असर में रखा जाता है। लेकिन माता पिता के लिए यह सब मायने नहीं रखता। उनके लिए इतना ही काफी होता है कि उनकी बेटी जिंदा है। चार्ली और लरिसा फैसला करते हैं कि वे उसे अस्पताल में नहीं छोड़ेंगे। वे उसे अपने घर ले जाकर खुद उसकी देखभाल करेंगे। उधर डिटेक्टिव डालिया इस केस की जांच अपने हाथ में लेती है और चार्ली से वादा करती है कि इस बार वह पता लगा कर रहेगी कि केटी इन 8 वर्षों तक आखिर कहाँ थी। इसके बाद केटी को घर लाया जाता है। सेबेस्टियन अपनी बहन को देखकर सन्न रह जाता है। वहीं छोटी मैडी उत्साहित होती है क्योंकि उसने अपनी बड़ी बहन को केवल तस्वीरों में ही देखा था। केटी को उसके कमरे में लिटाया जाता है। कार्मेन उसके पास बैठकर प्रार्थना पढ़ने लगती है। शुरुआत में केटी बिल्कुल शांत रहती है, लेकिन तभी उसकी आंखें धीरे धीरे कार्मेन की ओर घूमती हैं। अचानक वह पूरी ताकत से अपना सिर आगे मारती है। कार्मेन के चेहरे से खून बहने लगता है। अगले ही पल केटी एक अजीब चीख निकालती है। उसका शरीर बिस्तर पर इस तरह मुड़ने लगता है मानो उसकी हड्डियां अपनी जगह बदल रही हों। पूरा परिवार दहशत में जम जाता है और रात होते ही स्थिति और भी डरावनी हो जाती है। केटी चुपचाप अपने बिस्तर से उठती है, लेकिन वह नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं चलती। वह दीवारों और संकरी जगहों के भीतर ऐसे सरकती है जैसे उसके शरीर की कोई हड्डी बची ही न हो। घर के अंदर अंधेरे में उसकी परछाई दौड़ती है और अब साफ हो जाता है कि इस घर में सिर्फ उनकी खोई हुई बेटी वापस नहीं आई, उसके साथ कुछ और भी लौट कर आया है। कुछ ऐसा जो सदियों से अंधेरे में कैद था और अब फिर से जाग चुका है। घर के अंदर बनी दीवारें सामान्य नहीं थीं। उनके भीतर खोखले रास्ते बने हुए थे जिनमें छिपे ट्रैप डोर्स के जरिए कोई भी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता था। आधी रात के अंधेरे में केटी उन्हीं दीवारों के अंदर किसी जानवर की तरह तेजी से रेंगती हुई घूम रही होती है। चार्ली और लरिसा डरते हुए उसका पीछा करते हैं और तभी वे एक ऐसा दृश्य देखते हैं जिसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। केटी अपने हाथों में एक जिंदा बिच्छू पकड़ती है और अगले ही पल उसे चबाकर निगल जाती है। उसकी आंखों में इंसानी भावनाओं की जगह एक अजीब भूख दिखाई देती है। घबराकर चार्ली और लरिसा उसे पकड़ते हैं और जबरदस्ती उल्टी करवाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद वे केटी को उसके कमरे में बंद कर देते हैं ताकि वह खुद को या किसी और को नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन अब चार्ली को यकीन होने लगता है कि उसकी बेटी के साथ सिर्फ कोई हादसा नहीं हुआ बल्कि उसके अंदर कुछ बदल चुका है। अगले दिन लरिसा और कार्मेन मिलकर केटी को साफ करने और सामान्य बनाने की कोशिश करती हैं। वे उसके बाल संवारती हैं, उसे नहलाती हैं ताकि शायद वह फिर से पहले जैसी दिखने लगे। लेकिन तभी लरिसा की नजर उसके पैरों पर पड़ती है। केटी के नाखून असामान्य रूप से बड़े और सड़े हुए दिखाई देते हैं। वह नेल कट्टर से उन्हें काटना शुरू करती है। शुरुआत में सब सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही वह अंगूठे का नाखून काटती है, अचानक उसके पैर की ऊपरी त्वचा ही उखड़कर बाहर आ जाती है। नीचे का दृश्य इतना भयानक होता है कि लरिसा चीख पड़ती है। उसकी स्किन के नीचे वही प्राचीन चर्मपत्र जैसी परतें दिखाई देती हैं जिन पर रहस्यमयी चिन्ह बने होते हैं। केटी तुरंत हिंसक हो जाती है। उसका शरीर बेकाबू होकर तड़पने लगता है, इसलिए मजबूरन उसे दोबारा बेहोशी की दवा देनी पड़ती है। यह सब देखकर लरिसा पूरी तरह टूट जाती है। उधर चार्ली को घर के कारपेट के नीचे एक अजीब चिपचिपा पदार्थ मिलता है जो किसी साधारण गंदगी जैसा नहीं लगता, मानो घर के भीतर धीरे धीरे कुछ फैल रहा हो। जब वह केटी के कमरे में पहुंचता है तो लरिसा गुस्से और दर्द में उससे भिड़ पड़ती है। उसके मुताबिक चार्ली अपनी बेटी की देखभाल करने के बजाय सिर्फ इस रहस्य को सुलझाने में लगा हुआ है कि केटी के साथ क्या हुआ था। लेकिन चार्ली भी चुप नहीं रहता। उसे लगता है कि अगर वे पहले सावधान होते, अगर केटी को मिल रही अजनबी चॉकलेट्स पर ध्यान दिया गया होता तो शायद ये सब कभी नहीं होता। दोनों एक दूसरे को दोष देते हैं। इसके बाद लरिसा रोते हुए केटी से बात करने की कोशिश करती है। वह चाहती है कि उसकी बेटी बस एक बार उसे पहचान ले, एक शब्द बोल दे। लेकिन केटी अचानक उसकी तरफ थूक देती है। उसकी आंखों में अपनापन नहीं बल्कि नफरत और खालीपन नजर
नजर आता है। कुछ देर बाद चार्ली जमीन पर गिरी केटी की व्हील चेयर उठाता है। तभी उसकी नजर व्हील्स में फंसे उसी चर्म पत्र पर पड़ती है जो अभी केटी के पैर से निकला था। चार्ली उसे अपने कमरे में ले जाकर ध्यान से जांचता है। वह उस परत को खोलना शुरू करता है और उसके भीतर से कई लेयर्स निकलती जाती हैं, जिन पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा होता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि यह सब किसी साधारण बीमारी या मानसिक ट्रॉमा का हिस्सा नहीं है। इन रहस्यमयी चिन्हों का मतलब जानने के लिए वह सेंट्रल न्यू मैक्सिको कम्युनिटी कॉलेज के एक आर्कियोलॉजी प्रोफेसर बिक्सलर से मिलता है। प्रोफेसर उन चिन्हों को देखकर खुद भी हैरान रह जाते हैं। वे चार्ली से वादा करते हैं कि अपने खाली समय में वे इन्हें डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इसी दौरान घर पर एक और अजीब घटना होती है। चार्ली जब केटी से बात करने की कोशिश करता है तो वह लगातार अपने दांत अजीब तरीके से बजाने लगती है। शुरुआत में चार्ली को लगता है कि यह उसकी मानसिक हालत का असर है, लेकिन फिर उसे कुछ याद आता है। दांतों की आवाजें एक पैटर्न में थीं, ठीक वैसे ही जैसे मॉर्स कोड। चार्ली तुरंत उन आवाजों को नोट करना शुरू करता है और जब वह उन्हें डिकोड करता है तो एक नाम सामने आता है, लला। ये वही नाम होता है जिसका जिक्र सालों पहले उस रहस्यमयी जादूगरनी ने किया था। चार्ली तुरंत यह जानकारी डिटेक्टिव डालिया को देता है। डालिया कहती है कि चार्ली को पता लगाना होगा कि केटी के जीवन में लल्ला नाम की कोई लड़की थी या नहीं। ये सुनते ही चार्ली पुराने स्टोरेज बॉक्स निकालता है जिनमें केटी के बचपन का सामान रखा होता है। पुराने स्टोरेज बॉक्स के अंदर चार्ली को ढेरों कार्ड्स और चिट्ठियां मिलती हैं। ज्यादातर वे दुख जताने वाले कार्ड्स होते हैं जो लोगों ने केटी के गायब होने के बाद भेजे थे। चार्ली एक एक करके उन्हें देखने लगता है और तभी उसे एक ऐसा कार्ड मिलता है जिसे देखकर उसका दिल रुक सा जाता है। उस कार्ड पर एक चॉकलेट का पुराना रैपर चिपका होता है, बिल्कुल वही चॉकलेट जो 8 साल पहले उसे घर की दराज में मिली थी। कार्ड के ऊपर लिखा होता है लला खलील। उस चिट्ठी में लिखा होता है कि केटी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी और उसके गायब होने से वह बहुत दुखी है। अब चार्ली को समझ आने लगता है कि यह सब अचानक नहीं हुआ था। केटी का अपहरण बहुत पहले से प्लान किया जा रहा था। उसी समय घर में एक और डरावनी घटना घट रही होती है। छोटी बेटी मैडी को केटी के कमरे से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। धीरे धीरे वह कमरे के दरवाजे के पास पहुंचती है और तभी दूसरी तरफ से केटी की आवाज सुनाई देती है। उसकी आवाज बेहद धीमी और असामान्य होती है। वह कहती है कि वह मैडी से बात करना चाहती है, उसे जानना चाहती है। शुरुआत में मैडी को लगता है कि शायद उसकी बहन अब ठीक हो रही है, लेकिन अगले ही पल केटी की आवाज बदलने लगती है। उसके शब्दों में अजीब ठंडापन आ जाता है। फिर वह कहती है कि वह मैडी को टेस्ट करना चाहती है। ये सुनते ही मैडी डरकर पीछे हटती है, लेकिन तभी मैडी का शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगता है। वह चीख भी नहीं पाती। कुछ सेकंड बाद उसका शरीर जोर से जमीन पर गिरता है और अब साफ हो जाता है कि केटी के अंदर मौजूद वह अंधेरी शक्ति धीरे धीरे घर के बाकी लोगों को भी प्रभावित करने लगी है। दूसरी तरफ चार्ली तुरंत लल्ला वाला कार्ड डिटेक्टिव डालिया को भेजता है। डालिया उस कार्ड पर लगे पोस्टल स्टैंप की जांच करती है और उसे पता चलता है कि वह कार्ड असवान से भेजा गया था। लेकिन समस्या यह थी कि वह इलाका बहुत बड़ा और सुनसान था, इसलिए सही लोकेशन ढूंढना आसान नहीं था। फिर भी डालिया हार नहीं मानती। वह उस इलाके की पुरानी तस्वीरें और सैटेलाइट इमेजेस चेक करना शुरू करती है और तभी उसे रेगिस्तान के बीच एक अजीब चीज दिखाई देती है, नेक्ट्रिन फलों का एक बाग। ये बात इसलिए भी डरावनी थी क्योंकि जिस प्लेन क्रैश से वह रहस्यमयी सैक्रोफेगस मिला था, वहाँ भी यही फल दिखाई दिए थे। अब डालिया को यकीन हो जाता है कि केटी को अगवा करने वाले लोग इसी इलाके से जुड़े हुए हैं। बिना किसी बैकअप के वह अकेले उस रेगिस्तान की ओर निकल पड़ती है। उधर चार्ली प्रोफेसर बिक्सलर से मिलने पहुंचता है। प्रोफेसर उन प्राचीन चिन्हों को काफी हद तक डिकोड कर चुके होते हैं। वे बताते हैं कि यह भाषा बेहद प्राचीन है, इतनी पुरानी कि इसका अस्तित्व 3000 बीसी से भी पहले का माना जाता है। उनके मुताबिक ये चिन्ह किसी विशाल सेरेमोनियल बाइंडिंग का हिस्सा थे, यानी किसी चीज को कैद करने या बांधने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्राचीन मंत्र। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उन सभी चिन्हों में एक शब्द बार बार दोहराया गया था, नेस्मेरनियन। चार्ली तुरंत पूछता है कि इसका मतलब क्या है। इसके जवाब में प्रोफेसर एक पुरानी रिकॉर्डिंग चलाते हैं जो प्राचीन मिस्री दानवों पर आधारित होती है। रिकॉर्डिंग में बताया जाता है कि नेस्मेरनियन कोई साधारण राक्षस नहीं था। वह इंसानों के बीच परछाई की तरह रहता था, कोई उसे देख नहीं सकता था, लेकिन वह धीरे धीरे परिवारों के भीतर घुस जाता था और फिर एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता चला जाता था, कभी पिता से बेटे में, कभी माँ से बच्चे में, और एक बार अगर वह किसी शरीर को अपना घर बना ले तो फिर उस इंसान के अंदर कुछ भी बचता नहीं था और धीरे धीरे वह इंसानों के दिमाग पर कब्जा कर लेता। और फिर एक दिन ऐसा आता जब माँ अपने ही बच्चों को जिंदा दफनाने पर मजबूर हो जाती। इसी वजह से उसे डिस्ट्रॉयर ऑफ फैमिलीज कहा जाता था। लेकिन इतिहास में एक समय ऐसा आया जब नेस्मेरनियन से जुड़ी घटनाएं अचानक बंद हो गईं। लगभग 2000 बीसी के बाद उसके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। सिर्फ एक अफवाह बची रही कि किसी प्राचीन अनुष्ठान के जरिए उस
उस दानव को हमेशा के लिए बांध दिया गया था। यह सुनते ही चार्ली के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि अब उसे लगने लगता है कि शायद उसकी बेटी सिर्फ किसी ट्रॉमा का शिकार नहीं, बल्कि उसके अंदर वही प्राचीन दानव मौजूद है। उधर असवान के रेगिस्तानी इलाके में डिटेक्टिव डालिया अकेले जांच कर रही होती है। उसे दूर एक सुनसान घर दिखाई देता है। घर पूरी तरह खाली लगता है। डालिया सावधानी से अंदर जाती है और हर कमरे की तलाशी लेने लगती है। फिर वह नीचे बने सेलर तक पहुंचती है और जैसे ही वह वहां पहुंचती है उसका दिल बैठ जाता है। यह वही जगह होती है जहां कहानी की शुरुआत में वह रहस्यमयी काला पिरामिड देखा गया था। चारों तरफ अजीब और पुराने रिचुअल्स के सबूत मौजूद होते हैं। डालिया समझ जाती है कि यहाँ लंबे समय तक किसी शैतानी अनुष्ठान को अंजाम दिया गया था और केटी भी उसका हिस्सा रह चुकी है। वह सबूत इकट्ठा करके ऊपर लौटती है, लेकिन जैसे ही वह घर के मुख्य हिस्से में पहुंचती है वहां पहले से कोई उसका इंतजार कर रहा होता है। वही रहस्यमयी जादूगरनी। उसकी आंखों में अजीब पागलपन होता है। बिना एक शब्द बोले वह डालिया पर हमला कर देती है। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष होता है। आखिरी पल में डालिया अपनी बंदूक निकालती है और गोली चला देती है। जादूगरनी जमीन पर गिर जाती है, लेकिन तभी डालिया बाहर किसी को भागते हुए देखती है। वह एक लड़की होती है। डालिया तुरंत उसका पीछा करती है। रेगिस्तान के बीच वह लड़की घुटनों के बल बैठकर मिट्टी खोद रही होती है। उसके हाथ में एक छोटा बॉक्स होता है और जब डालिया उसे खोलती है अंदर एक पुराना कैसेट रखा होता है जिस पर लिखा होता है केटी। डालिया तुरंत वह टेप अपने कब्जे में ले लेती है। साथ ही उस लड़की को भी हिरासत में ले लिया जाता है। पूछताछ के दौरान लड़की अपना नाम बताती है, लला, यानी वही लड़की जिसका नाम केटी लगातार मॉर्स कोड में बोल रही थी। अब सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगती है। लला बोलने में परेशानी महसूस करती है क्योंकि उसकी जीभ कटी हुई होती है। वह टूटी फूटी आवाज में बताती है कि उसने एक बार अपनी माँ की सच्चाई उजागर करने की कोशिश की थी और सजा के तौर पर उसकी माँ ने उसकी जीभ काट दी। फिर वह उस सैक्रोफेगस के बारे में बताती है। उसके मुताबिक वे लोग उसे उस इलाके से हटा रहे थे क्योंकि वहाँ जल्द ही बाढ़ आने वाली थी। लेकिन जिस छोटे विमान में वह ताबूत ले जाया जा रहा था वह रास्ते में क्रैश हो गया और उसी हादसे में दोनों पायलट मारे गए। अब जाकर पूरी तस्वीर साफ होती है। वे दोनों पायलट और कोई नहीं बल्कि लल्ला के भाई थे, यानी कहानी की शुरुआत में दिखा पूरा परिवार यही था। जादूगरनी उनकी माँ थी। इसके बाद वह केटी वाला टेप चलाती है। स्क्रीन पर जो कुछ दिखाई देता है वह इतना भयानक होता है कि डालिया तक की सांसें रुक जाती हैं। अब उसे एहसास हो जाता है कि चार्ली और उसका परिवार कितने बड़े खतरे में है। वह तुरंत चार्ली को कॉल करने की कोशिश करती है क्योंकि अब उसके पास वह सच मौजूद होता है जो सब कुछ बदल सकता था। लेकिन चार्ली लगातार डिटेक्टिव डालिया के कॉल्स इग्नोर कर रहा होता है। उसे लगता है कि अब उसकी फैमिली को पुलिस नहीं बल्कि उसकी जरूरत है। इसीलिए वह फैसला करती है कि अब उसे खुद चार्ली के घर जाना होगा। उधर घर के अंदर हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे होते हैं। सबसे पहले असर दिखता है छोटी बेटी मैडी पर। उसका व्यवहार अचानक पूरी तरह बदल जाता है। स्कूल में वह अपनी ही टीचर से बेहद गंदी और डरावनी बातें करने लगती है, जिसके बाद चार्ली को तुरंत बुलाया जाता है। चार्ली जब मैडी को लेकर घर लौट रहा होता है तब भी वह कार के अंदर अपने भाई सेबेस्टियन की तरफ अजीब और अश्लील इशारे कर रही होती है। उसी समय घर में कार्मेन अकेले केटी के कमरे में जाती है। वह अब भी मानती है कि प्रार्थना से सब ठीक हो सकता है। वह बाइबल पढ़ते हुए केटी के लिए दुआ करने लगती है, लेकिन तभी कमरे का माहौल अचानक बदल जाता है। केटी धीरे धीरे सिर उठाती है और एक ऐसी आवाज में बोलना शुरू करती है जो इंसानी बिल्कुल नहीं लगती। अगले ही पल वह कार्मेन पर हमला कर देती है। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कार्मेन भागने की कोशिश करती है, लेकिन केटी किसी अदृश्य ताकत से उन्हें हवा में उठाने लगती है। फिर उनके हाथ में पकड़ा क्रॉस अचानक हिलने लगता है और उनके गले में लिपट जाता है। कार्मेन का दम घुटने लगता है। वह हवा में तड़पती रहती है और फिर केटी उन्हें इतनी जोर से धक्का देती है कि वे खिड़की तोड़ते हुए नीचे जा गिरती हैं। उसी वक्त चार्ली, मैडी और सेबेस्टियन कार से घर पहुंच रहे होते हैं। कार्मेन का शरीर सीधे उनकी गाड़ी पर गिरता है। पूरा परिवार सदमे में जम जाता है, लेकिन असली डरावनी बात अभी बाकी होती है। कुछ ही सेकंड में आसपास घूम रहे 4 जंगली कुत्ते वहां आ जाते हैं और कार्मेन के शरीर को फाड़ने लगते हैं। यह दृश्य इतना भयानक होता है कि कोई हिल तक नहीं पाता, लेकिन मैडी वह यह सब देखकर खिलखिलाकर हंस रही होती है। अब साफ हो जाता है कि उस दानवी शक्ति का असर उस पर भी पूरी तरह शुरू हो चुका है। कार्मेन की मौत लरिसा को अंदर से तोड़ देती है। घर अब शोक और डर दोनों से भर चुका होता है। इसके बाद कार्मेन की अंतिम संस्कार सेरेमनी रखी जाती है, लेकिन वहाँ जो होता है वह हर किसी की रूह कंपा देता है। मैडी अचानक अपने सारे दांत खुद उखाड़ने लगती है। उसके मुंह से खून बह रहा होता है। फिर वह कार्मेन के शव के पास जाती है और उनके नकली दांत निकालकर खुद पहन लेती है।
दूसरी तरफ केटी अब सेबेस्टियन के दिमाग से खेलना शुरू कर चुकी होती है। वह लगातार उसे याद दिलाती है कि उसी ने उसे उस दिन गार्डन में खेलने भेजा था और अगर वह ऐसा न करता तो शायद उसका अपहरण कभी नहीं होता। धीरे धीरे सेबेस्टियन भी टूटने लगता है। इसी बीच केटी अपने कमरे के फर्श को तोड़ देती है और नीचे वाले फ्लोर की छत पर किसी मकड़ी की तरह रेंगने लगती है और फिर सबके सामने वह कार्मेन की कॉफिन में कूद जाती है। वह उनके शव के बेहद करीब जाकर उनका खून चाटने लगती है। यह दृश्य देखते ही सारे मेहमान डरकर वहां से भाग जाते हैं। चार्ली और लरिसा पूरी तरह टूट चुके होते हैं। अब लरिसा साफ कह देती है कि केटी को इस घर में रखना सुरक्षित नहीं है, लेकिन चार्ली अब भी मानने को तैयार नहीं होता। उसे लगता है कि उसकी बेटी कहीं न कहीं अब भी जिंदा है और उसे बचाया जा सकता है। इसके बाद वे केटी को व्हील चेयर से बांध देते हैं। उसके कमरे पर कई ताले लगा दिए जाते हैं। हर समय कोई न कोई बाहर पहरा देता है ताकि वह बाहर न निकल सके, लेकिन कमरे के अंदर से लगातार अजीब आवाजें आती रहती हैं, कभी गुर्राने जैसी, कभी किसी जानवर की चीख जैसी, और कई बार ऐसा लगता है जैसे कमरे में एक नहीं कई लोग मौजूद हों। इसी तनाव के बीच डिटेक्टिव डालिया आखिरकार वहां पहुंचती है। उसके हाथ में वही पुराना टेप होता है जिसमें शायद वह सच्चाई कैद थी जो इस पूरे डरावने खेल को समझा सकती थी। डिटेक्टिव डालिया जल्दी से वह पुराना टेप सेट करती है। चार्ली और लरिसा दोनों डरे हुए बैठे होते हैं क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि इस रिकॉर्डिंग में शायद उनकी बेटी के साथ हुए हर राज का जवाब छिपा है। स्क्रीन धीरे धीरे चालू होती है। वीडियो में वही रहस्यमयी जादूगरनी दिखाई देती है। उसका चेहरा शांत होता है लेकिन उसकी आंखों में अजीब पागलपन साफ नजर आता है। वह कैमरे के सामने बैठकर एक भयानक सच बताना शुरू करती है। उसके मुताबिक उसका परिवार हजारों साल पुराने एक गुप्त कल्ट का हिस्सा है। उनका काम था एक प्राचीन दानव नेस्मेरनियन को नियंत्रित करके रखना, क्योंकि उस दानव को खत्म नहीं किया जा सकता था, उसे केवल कैद किया जा सकता था और इसके लिए वे लोग एक भयानक रिचुअल इस्तेमाल करते थे। इस प्रक्रिया में किसी जिंदा इंसान को खास मंत्रों और प्राचीन शिलालेखों वाली पट्टियों से लपेट दिया जाता था। वही पट्टियां असल में उस दानव के लिए एक जेल का काम करती थीं। जैसे जैसे वे परतें हटती जाती, नेस्मेरनियन उतना ही ज्यादा ताकतवर होता जाता। यानी केटी के शरीर से निकल रहे वे रहस्यमयी चर्मपत्र सिर्फ उसकी त्वचा नहीं थे बल्कि उस दानव को बांधने वाली मुहरें थीं। वीडियो में जादूगरनी आगे बताती है कि जब किसी होस्ट का शरीर कमजोर होने लगता है तो नेस्मेरनियन को एक नए शरीर में ट्रांसफर करना पड़ता है और इसके लिए बच्चे सबसे अच्छे होस्ट माने जाते हैं क्योंकि वे ज्यादा समय तक जिंदा रहते हैं। अगर किसी बूढ़े इंसान को चुना जाए तो उसका शरीर जल्दी खत्म हो जाएगा और पूरा रिचुअल दोबारा करना पड़ेगा। इसीलिए यह कल्ट हमेशा छोटे बच्चों को निशाना बनाता था। अब वीडियो का सबसे डरावना हिस्सा शुरू होता है। स्क्रीन पर कई लोग अजीब मास्क पहने दिखाई देते हैं। वे सब एक प्राचीन भाषा में मंत्र पढ़ रहे होते हैं। बीच में एक पुराना सड़ा हुआ होस्ट लेटा होता है जिसके अंदर पहले से नेस्मेरनियन मौजूद था और उसके ठीक ऊपर छोटी केटी को लटकाया जाता है। वह डरी हुई चीख रही होती है लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। फिर अचानक पुराना होस्ट कांपने लगता है। उसका मुंह अजीब तरीके से खुलता है और उसके अंदर से काले रंग का गाढ़ा तरल बाहर निकलने लगता है। वह तरल हवा में तैरता हुआ सीधे केटी के मुंह के अंदर चला जाता है। उसी पल केटी दर्द से तड़पने लगती है। उसकी आंखें पलट जाती हैं और पूरा रिचुअल पूरा हो जाता है। यानी 8 साल पहले उसी रात नेस्मेरनियन को केटी के शरीर में ट्रांसफर कर दिया गया था। वीडियो देखकर लरिसा पूरी तरह टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि उसकी बेटी इन 8 सालों में जिंदा जरूर थी लेकिन हर दिन एक चलते फिरते कैद खाने की तरह जी रही थी। डालियां बताती है कि कल्ट का असली प्लान केटी को हमेशा उसी सैक्रोफेगस के अंदर बंद रखने का था ताकि दानव पूरी तरह कंट्रोल में रहे। उसे बाहर कभी नहीं आना चाहिए था लेकिन प्लेन क्रैश ने सब कुछ बिगाड़ दिया। सैक्रोफेगस टूट गया और अब नेस्मेरनियन धीरे धीरे अपनी कैद से आजाद हो रहा था। यही वजह थी कि केटी का शरीर बदलता जा रहा था और उसकी शक्ति हर दिन बढ़ रही थी। अब चार्ली को समझ आने लगता है कि उसकी बेटी सिर्फ बीमार नहीं है, उसके अंदर हजारों साल पुरानी एक शैतानी सत्ता जाग चुकी है। और इसी बीच घर के अंदर हालात अचानक बेकाबू हो जाते हैं। नेस्मेरनियन अब पूरी तरह जाग चुका होता है। उसने धीरे धीरे सेबेस्टियन को अपने प्रभाव में ले लिया होता है। सेबेस्टियन अपना सिर दीवारों पर पटकने लगता है और फिर किसी सम्मोहित इंसान की तरह केटी के कमरे की तरफ बढ़ता है। वह दीवार के भीतर बने छोटे रास्ते से अंदर पहुंचता है और वहां जाकर केटी के शरीर पर बची हुई आखिरी स्क्रिप्चर वाली परतें भी हटाने लगता है। जैसे जैसे वे परतें उतरती हैं, कमरे का माहौल बदलने लगता है और फिर केटी अचानक हवा में उठ
जाती है। उसकी आंखें पूरी तरह काली पड़ चुकी होती हैं। उसके आसपास तूफान जैसी ऊर्जा घूम रही होती है। अब नेस्मेरियन पूरी तरह आजाद हो चुका था, लेकिन डरावनी बात सिर्फ यही नहीं थी। मैडी और सेबेस्टियन दोनों पूरी तरह उसके कंट्रोल में जा चुके थे, और इससे भी ज्यादा भयानक, कार्मेन का मृत शरीर भी दोबारा जिंदा होकर घर में लौट आता है। अब पूरा घर किसी नरक में बदल चुका होता है। सेबेस्टियन अपनी ही माँ पर हमला करने दौड़ पड़ता है। लरिसा जान बचाने के लिए घर की खोखली दीवारों के अंदर भागती फिरती है। उधर कार्मेन का वजेस्ट शरीर डालिया पर टूट पड़ता है, और केटी वह सीधे चार्ली पर हमला करती है। उसके दांत अब किसी जानवर जैसे लग रहे होते हैं। वह चार्ली को काटने लगती है, मानो उसे जिंदा खा जाना चाहती हो। इसी दौरान कार्मेन अपने मुंह से एक जिंदा बिच्छू निकालती है और उसे डालिया के मुंह में घुसा देती है। बिच्छू उसके गले को अंदर से चीरते हुए बाहर निकलने लगता है। डालिया दर्द से तड़प उठती है, लेकिन किसी तरह वह अपने मुंह के अंदर हाथ डालकर उस बिच्छू को बाहर खींच देती है। खून से लथपथ हालत में भी वह हार नहीं मानती। उधर लरिसा मजबूरी में अपने ही बेटे पर हमला करती है ताकि खुद को बचा सके। पूरा परिवार अब एक दूसरे के खिलाफ हो चुका था। इसी दौरान नेस्मेरियन चार्ली के सामने बोलता है कि अब उसकी बेटी को कोई नहीं बचा सकता। अब केटी उसकी हो चुकी है और वह खुद को उसका नया पिता बताता है। लेकिन तभी चार्ली एक फैसला लेता है। वह पूरी ताकत से केटी को पकड़ लेता है। फिर वह डालिया की तरफ देखता है और उसे याद दिलाता है कि वीडियो में जो प्राचीन मंत्र पढ़े जा रहे थे उन्हें दोबारा बोलना होगा। डालिया का गला घायल हो चुका होता है। वह ठीक से बोल भी नहीं पा रही होती, लेकिन फिर भी वह अपने गले के छेद को हाथ से दबाती है और टूटती हुई आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू करती है। जैसे जैसे वे शब्द गूंजते हैं, नेस्मेरियन बेचैन होकर चीखने लगता है। फिर अचानक काले धुएं जैसा वह दानवीय अस्तित्व केटी के मुंह से बाहर निकलता है और सीधे चार्ली के अंदर प्रवेश कर जाता है। उस पल चार्ली समझ चुका होता है कि अब उसकी बेटी बच सकती है, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी खत्म हो चुकी है। अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने खुद को उस हजारों साल पुराने दानव का नया होस्ट बना दिया था। अब नेस्मेरियन चार्ली के शरीर के अंदर जा चुका था, लेकिन इस प्राचीन रिचुअल का एक नियम था। जब भी यह दानव एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रांसफर होता था तो कुछ समय के लिए वह कमजोर और निष्क्रिय हो जाता था। इसी कूलिंग पीरियड के दौरान नए होस्ट को सील करना जरूरी होता था, यानी उसके शरीर पर वही प्राचीन चर्म पत्र और मंत्रों वाली परतें चढ़ाई जाती थीं, जो दानव को कंट्रोल में रखती थीं। अब चार्ली के साथ भी यही होना था। उधर जैसे ही नेस्मेरियन केटी के शरीर से बाहर निकलता है, पहली बार केटी सामान्य व्यवहार करने लगती है। उसकी आंखों से वह डरावना खालीपन गायब हो चुका होता है। वह कांपती हुई आवाज में अपनी माँ को पुकारती है। ये देखकर लरिसा रो पड़ती है। 8 साल बाद उसकी बेटी सच में वापस लौट आई थी। सीन के आखिर में हम चार्ली और केटी को जमीन पर पड़े देखते हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए होते हैं, मानो एक पिता अपनी आखिरी ताकत से अपनी बेटी को बचाकर अब विदा ले रहा हो। इसके बाद अगला दृश्य बेहद भावुक होता है। चार्ली अब एक ताबूत जैसे संरक्षित ढांचे के अंदर कैद होता है। उसके शरीर को उसी तरह सील कर दिया गया था जैसे सदियों से दूसरे होस्ट्स को किया जाता आया था। बाहर खड़ी केटी धीरे धीरे मॉर्स कोड में टैप करती है, आई लव यू। कुछ पल बाद अंदर से भी जवाब आता है, आई लव यू ऑल। ये पल दिखाता है कि दानव के भीतर कैद होने के बावजूद चार्ली अब भी कहीं अंदर मौजूद था। और ठीक इसी रहस्यमयी और डरावने मोड़ पर फिल्म खत्म हो जाती है।